नमस्कार। आज हमारे साथ हैं हिंदी साहित्य के वरिष्ठ पत्रकार संपादक पंकज जी साहब। सर, आपका दिलों के सर उदयपुर स्वागत है। हमारा अलर्ट भारत न्यूज़ पर आपका स्वागत है। सर, किस तरह का आना हुआ था? मैं हाँ, शाह आलम खान साहब के जो वार्षिक उनकी याद करने के लिए गोष्ठी होती है, उसके संदर्भ में यहाँ आया हूँ। वैसे तो आपको पूरी दुनिया आपको जानती है, आपके लेखनी के बारे में जानती है। थोड़ा आप आपके अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए मदर। देखिए, मेरे बारे में दुनिया नहीं जानती है। हाँ, हिंदी के लेखकों के लोग जानते हैं, हिंदी समाज जानता है, ये जो जरूर है। और भी थोड़े बहुत जानते होंगे तो हो सकता है। मैं क्या बताऊँ अपने बारे में। मैं बेसिक मूलतः एक कथाकार हूँ और मेरे 3 उपन्यास हैं। और उसके अलावा मेरे कहानी संग्रह हैं और उनमें वो ये मैं लिखता रहता हूँ। फिर और पिछले कुछ समय से, मतलब अब तो पिछले 25 साल तो करीब हो गए हैं, मैं समयांतर निकाल के नाम के एक पत्रिका निकालता हूँ जो इस समय चल रही है। थोड़ा अपने जीवन परिचय में, कहाँ से आपका संघर्ष स्टार्ट हुआ, आप किस तरह से इस क्षेत्र में आपकी रुचि आई, इसके बारे में। देखिए, इसकी रुचि मेरा जन्म तो बम्बई में हुआ, मैं 1946 में, लेकिन मैं हूँ उत्तराखंड का। और मैं दिल्ली और मैं ज़्यादातर पढ़ा हूँ। और रुचि का जहाँ तक सवाल है, मेरे पिता भी लिखने पढ़ने के शौकीन आदमी थे और पढ़ने का तो उनको विशेषकर बहुत शौक़ था, तो बहुत सारी किताबें लेते थे, पढ़ते थे। उन्हीं से मैंने भी सीखा। बहुत वही प्रेरणा के स्रोत थे। और मेरी माँ भी मुझे बचपन में कहानियाँ सुनाती थीं बहुत सारी, तो मैं उनके साथ बड़े रुचि से सुनता था। उस सब ने मुझको प्रेरित किया शायद लिखने विखने के लिए। तो मैंने कहानियाँ लिखी और धीरे धीरे फिर उपन्यास भी लिखे। इस तरह से मैं आपके मशहूर पटकथा कौन सी? मैंने धीरे जो किताबें हैं वो बहुत सीमित हैं, जो विशेषकर जो क्रिएटिव राइटिंग की होती हैं। तो अब उसमें एक तो पहला उपन्यास मेरा जो था लेकिन दरवाज़ा, वो भी काफ़ी चर्चित रहा। और इधर बात का एक अभी उसके बाद दूसरा था कि उस चिड़िया का नाम, और वो भी चर्चित है। 2 तो कम से कम है ही, एक आध और भी है। बाकी तो अपने आप से मैं क्या कहूँ कितने हैं, लेकिन हाँ, ये जरूर है दोनों का। सर, आज के दौर में देखा जा रहा है कि साहित्य आजकल बाजार से बिल्कुल गायब सा हो गया है, तो उस पर आप क्या कुछ कहना है? देखिए, ऐसा है कि भारतीय समाज में ये हो रहा है और हमारे समाज में ये इसलिए हो रहा है कि यहाँ जो शिक्षा हो रही है वो इस तरह की शिक्षा नहीं है जो लोगों में पढ़ने लिखने के संस्कार बनाती है, उनका महत्व बनाती है। जो साहित्य है और जो पढ़ना है वो ऐसे समाज का काम है जो ज़्यादातर इस बात को जिसमें चेतना होती है, समझ होती है कि हमारा विकास अंततः ज्ञान से होगा और वो पुस्तकों के माध्यम से वो हासिल कर सकते हैं। जब तक वो ये नहीं करेंगे, नहीं होगा। तो हमारा समाज फिलहाल एक टर्मोइल में है, उसमें उथल पुथल मची हुई है। वो सच अभी थमा नहीं है, बल्कि हम एक तरह से एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जब हमको ज्ञान और विवेक से दूर रखा जा रहा है। जो सरकार के, हमारी सत्ता के पूरा एफर्ट ये है, पूरा उसकी कोशिश ये है कि हम किसी भी बात पर गंभीरता से ना सोचें। और गंभीरता से वही नहीं सोचेंगे जो कम पढ़े लिखे होंगे, आधे पढ़े लिखे होंगे, तो वो बातें मानेंगे। जो हो रहा है अब देख रहे हैं, धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर या क्षेत्र के नाम पर, वो इसीलिए होगा। पढ़ा लिखा आदमी, जो ज्ञानी आदमी होता है, उसकी सारी दुनिया एक होती है, समानता होती है। ये कारण है। आजकल का युवा सर मोबाइल टेलीविज़न की ओर ज़्यादा आकर्षित हो रहा है, दिन भर रील्स देखता जा रहा है, पढ़ने की ओर उनकी रुचि कम होती जा रही है। तो इसको आप कैसे? ये एक समस्या है, ये दुनिया भर में है। लेकिन देखिए, होगा क्या कि आदमी का, पूरे समाज का विकास होता है, नई नई चीज़ें आती हैं, वो आएंगी। लेकिन जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका महत्व सदा बना रहेगा। जैसे अक्षर है, अक्षर का महत्व बना रहेगा कि पढ़ता है। और जो आपको विजुअल के माध्यम से आप जो देखते हैं, या जो इवन मेरे ख्याल से जो पढ़ने की चीज़ें भी आप छोटे इक्विपमेंट के माध्यम, जैसे मोबाइल है या उसके साथ देख रहे हैं, उसके पढ़ने में और किताब के पढ़ने में अंतर है।
अंतर यह है कि उसमें चौंध है और उसमें वो आप हड़बड़ी में और आप लगातार इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपको जहाँ पर मौका मिला आपने कहा देख लो, कभी फिर बंद कर दिया फिर, और उसमें जो डिस्टर्बेंस है वो लगातार है। साहित्य पढ़ना और ज्ञान के लिए पढ़ना, गंभीर चीज़ों के लिए पढ़ने के लिए आपको एकांत चाहिए, आपको कंसंट्रेशन चाहिए, आप पूरा ध्यान लगा के पढ़ें, तब आप पढ़ेंगे, तब आप बेहतर आदमी बनेंगे। अन्यथा इस तरह से तो चलता रहता है। लेकिन जो चढ़ने वाले हैं वो सदा हर दौर में पढ़ते हैं और वो सब कुछ के बावजूद पढ़ते हैं, वो पढ़ेंगे। सर लगातार सर आपने केंद्र में भी काम किया है। पिछले 10 साल में जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, ईडी हो, सीबीआई हो, तो उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये सत्ताधारियों का ये लगातार ऐसा हो रहता है काम, जो मैं देख रहा हूँ कि वो इन अपनी ताकतों का जो एडीपीडी वगैरह वगैरह हैं, ये बेसिकली सत्ताधारियों के हाथ में एक टूल हैं जिसका वो उपयोग करना, जो को दुरुपयोग कर रहे हैं। होना ये चाहिए कि इनका सही उपयोग होना चाहिए, क्योंकि इसलिए चाहिए कि आप समाज को बेहतर रखना चाहते हैं और वो इसलिए हैं कि उनके माध्यम से सामान्य जनता को के साथ अन्याय ना हो, ना कि इसलिए हैं कि लोगों को आप आतंकित करें। अगर आप इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित है कि आप आम जनता को भी डराएंगे, उसके साथ भी करेंगे और पूरे देश का भी नुकसान करेंगे और व्यवस्था का भी नुकसान करेंगे। तो ये गलत हो रहा है। साफ बात यह है कि गलत हो रहा है, इस तरह से नहीं चलती है कोई सत्ता। केंद्र की मोदी सरकार कह रही है सर का जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनको जेल में तो जाना ही पड़ेगा। उसमें कोई शक नहीं, को नहीं जाना चाहिए। लेकिन आप देखिए, जब आप ये बात कह रहे हैं तो आपको पता रहना चाहिए कि एक न्याय व्यवस्था यहाँ है जो जिले से लेकर कस्बे से लेकर दिल्ली तक है, सुप्रीम कोर्ट। आखिर वो क्या कर रही है? अगर ऐसा कुछ है तो उनसे कहिए, बताइए, रखिए उनके सामने। अभी आपने देखा नहीं, कल या परसों सुधीर का उनको कायस्थ को क्या था, हमने अपना पुरकायस्थ को छोड़ा गया, जो उसके बाद थे वो जो चैनल चला रहे थे। उस सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की, साफ साफ कहा कि ये निहायत गलत है, ये गलत उनको अरेस्ट किया गया। सिर्फ इसलिए अरेस्ट किया गया क्योंकि वो आप उनसे सहमत नहीं है या वो आपसे सहमत नहीं है। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं, कुछ लोग हमारे खिलाफ होंगे, कुछ लोग हमारे पक्ष में होंगे। तो जो अगर हमारे पक्ष में भी लोग हो सकते हो तो हमारे खिलाफ भी लोग हो सकते हैं। अगर इस तरह की उदारता और समझ आप में नहीं है तो आप किसी काम के आदमी नहीं, फिर क्या नेतृत्व है, फिर क्या बड़ापन है? ये तो गलत है जी। सर चुने हुए जनप्रतिनिधियों को जेल में डाला जा रहा है। अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, हेमंत सोरेन हो, जैसे मुख्यमंत्री तक को जेल में डाला था, उसको आप किस तरह से देखते हैं? वो उसी का हिस्सा है जो परसों सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है पुरकायस्थ जी के मामले में, वो लग सब पर लागू होती है। ये एक एक करके हो रहा है ऑलरेडी, जगह जगह ये देखने को मिल रहा है। तो निहायत गलत है, गलत तो गलत है सब। इसका तो कोई इसको सही नहीं कह सकता। और कोई भी सत्ताधारी जो है, अगर वो इस तरह से करके अपने जो विरोधी हैं, यानी राजनीतिक विरोधी हैं, तो व्यक्तिगत विरोधी तो है नहीं या वो अपराधी तो है नहीं। अगर इस तरह से कोई आपका विरोध करता है राजनीतिक रूप से, उसका अधिकार है। राजनीति जो लोकतंत्र है वो चलता ही इसीलिए है कि उसमें दूसरे को भी बात कहनी का अधिकार होता है और वो उसको स्पेस दिया जाना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है, ये गलत है। पिछले 10 साल के मोदी सरकार के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं आप, और क्या कमियां लगती है इन कार्यकाल में? देखिए, इसमें सबसे बड़ी कमी लगती है कि सारे रोजगार खत्म कर दिए गए और लोगों को, जैसे जिस जमाने में हम लोग नौकरी करते थे, जब आप सरकारी नौकरी पे आते थे आप सुरक्षित थे। अब सेना तक में आदमी सुरक्षित नहीं है। 2-2, 3-3 साल की नौकरी पे उनको रखा जा रहा है। ये इसलिए किया जा रहा है कि जैसे प्राइवेट आर्मी अमेरिका और यूरोप में हो रही है, उस तरह की आर्मी इसको बना देना चाहते हैं, यानी कि इस सेना को भी कंपनियों के हाथ में दिया जाने वाला है, ऐसा लग रहा है। तो ये गलत है। हमारे यहाँ इस तरह की व्यवस्था नहीं चल सकती। जो इस दौर में बहुत ज़्यादा बेरोजगार बढ़ गए हैं, लोगों को नौकरियाँ नहीं मिल रही, और जो श्रम के बाजार में हो क्या गया है कि आदमियों को, कि जो पहले जिसको 10 रुपये प्रतिदिन मिलता होता, कोई मजदूरी का मिलता होगा, उसे आज 1 रुपया मिलता है।
मजदूरी गिर गई है। यानी कि प्राइवेट सेक्टर के लिए जैसे जानबूझ के ये किया जा रहा है, उससे वो लाभान्वित हो, क्योंकि हल्का मजदूर मिले, उसको काम करने वाला श्रमिक मिले, तो ये तरीका ठीक नहीं है। तो इसका आपको अल्टरनेट कौन से लगता है आपको, इंडिया गठबंधन में आपको इसका मोदी सरकार के अल्टरनेट को आप किस तरह से किसको देखते हैं? देखिए, ये ऑल्टरनेटिव तो लोकतंत्र और जनता को तय करना चाहिए, पूरा चाहिए, दिखाई दे रहा है सबको। आपको क्या लगता है विकल्प कौन हो? हाँ, विकल्प होना, अब इस समय तो कोई विकल्प जो हो सकता है वो वही है कि जो गठबंधन है, इस समय तो है वही गठबंधन जिसका विकल्प। लेकिन विकल्प जो अगर जनता है उसको समझना चाहिए कि वो विकल्प कौन सा देना चाहती है। और अंततः हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, मेरा अपना ओपिनियन हो सकता है, पर मेरा कहना यह है कि हर आदमी को चेतना चाहिए कि देखो ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, और हम इससे कैसे पार पा सकते हैं। नहीं सर, लेकिन इंडिया गठबंधन में कोई चेहरा नहीं है ना, सब तो लोग कंफ्यूज हैं। देखिए, कोई चेहरा है या नहीं है ये इम्पोर्टेंट नहीं होता। को मोदी जब आया, मोदी भी कोई चेहरा नहीं था, ये बहुत ही ऑर्डिनरी कार्यकर्ता था बीजेपी जनसंघ के, बीजेपी के। तो जो आदमी आप लोगों को मौका देंगे, उनकी प्रतिभा को देखेंगे, तो उससे पता लगेगा कि कौन किस लायक है। ये बिना पहले ही आप कहने, आप कौन कैसे जज कर सकते हैं आप किसी को जिसने सत्ता पे एक दिन काम नहीं किया? आप देखिए दूसरों की प्रतिभा को, उनकी समझ को, उनको किस तरह से करते हैं, तो जी सर, आजकल के जो युवा हैं, पिछले कुछ सालों में देखा जा रहा है, तो सर बिल्कुल उन्होंने अपनी अलग ही एक लाइन बना रखी है, चाहे सोशल मीडिया से जुड़ना हो, पुरानी किताबों साहित्यकों से दूर रहना हो, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? अपनी लाइन अलग बनाने से आपका क्या तात्पर्य, मैं समझा नहीं। जी सर, बिल्कुल दूर जा रहे हैं सर, समाज के एक वर्ग पूरा अलग होता जा रहा है सर। अब देखिए, ये तो समाज की स्थितियां जो हो रही हैं, जिसमें उनको काम करना पड़ रहा है, रहना पड़ रहा है, इधर उधर भटकना पड़ रहा है, उससे जुड़े हुए मसले हो हैं, ये इनको तो ज़्यादा उससे समझने की जरूरत है, तब भी बताया जा सकता है क्या हो रहा है। आज के दौर में सर आपको क्या लगता है सर, कवि लेखक अपनी बात को खुले मन से सार्वजनिक तौर पर नहीं कह पा रहे हैं? देखिए, होता क्या है कि कवि और लेखक जो होता है, आप उसको अगर रोकेंगे तो दूसरे तरीके ढूंढेगा। हर आदमी अपने अभिव्यक्ति के तरीके ढूंढता है और वो अपनी बात कह के रहेगा। अच्छा लेखक जो होता है उसको आप रोक नहीं सकते, वो बोलता ही कहता है और उसकी वो अपनी बात कह के रखता है। उसके जो पाठक होते हैं या उसका जो भी दर्शक वर्ग होता है, उसको उस तक वो संदेश जाता है। तो इस तरह से वो उनको रोका नहीं जा सकता, वो अपनी बात कह लेगा। मेरे साथ साथी पत्रकार कृतिका चोपड़ा है, उनका भी एक सवाल था, मैं चाहूँगा आप बोलें। जयपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा सवाल ये था कि जैसे आप लेखक हैं, एक पत्रकार भी हैं आप, तो उसी तरह आपने कई लेखन लिखे होंगे, उपन्यास लिखे होंगे, नॉवेल्स लिखी होंगी। तो कोई ऐसा पल आया जिसमें किसी लेखन से, किसी आपके उपन्यास से कोई कंट्रोवर्सी हुई हो? अगर ऐसा है तो क्या कंट्रोवर्सी हुई है और क्या किस तरह आपने उसे हैंडल किया, वो हमें हमारे दर्शकों को बताइए। जी सर। हाँ, देखिए, ये आप मज़ेदार बात पूछी। वैसे तो कोई कंट्रोवर्सी उस तरह से नहीं हुई, पर ये एक कंट्रोवर्सी जरूर हुई। आपकी बात से मुझको याद आ रहा है, वो पहले उपन्यास पर हुई जिसका नाम लेकिन दरवाज़ा है। वो ये कंट्रोवर्सी ये हुई कि जब मेरा उपन्यास मैंने प्रकाशक को दिया, प्रकाशक ने उसको पढ़ा और उसके बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मुझसे कहा कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं गया वहाँ, उन्होंने कहा देखिए, मैं आपका उपन्यास, तो उन्होंने मुझसे स्क्रिप्ट ले ली थी, मतलब जो उसके बाद की बात है। तो उन्होंने कहा हमने आपकी स्क्रिप्ट देखी और हमें पसंद आई, पर इसके साथ एक दिक्कत है। मैंने कहा क्या? तो उन्होंने मुझे एक पत्र निकाला, नहीं, उन्होंने मुझसे कहा कि इसमें कुछ जो प्रभाव है मोहन राकेश के उपन्यास का है। उस उपन्यास का नाम था अंधेरे बंद कमरे। उनका एक उपन्यास है मोहन राकेश का, उनका नाम उसका मैं का। तो मतलब मैं भौचक्का रह गया। तो मैंने कहा आपसे किसने कहा? उन्होंने कहा कि नहीं, आप छोड़िए उस बात को, हम छाप रहे हैं, पर चूंकि देखिए आप ही को बाद में जवाब देना पड़ेगा। हमको पसंद आया, हम छाप रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप बताइए इसको क्यों, क्या है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा जी मैं ऐसा करता है, आप मुझे टाइम दीजिए। तथ्य यह है कि मैंने अभी तक मोहन राकेश का उपन्यास पढ़ा नहीं है। मैं उसको पढ़ता हूँ और मैं फिर
आपको अपनी बात का, आपकी बात का जवाब दूंगा। तो मैंने क्या किया कि मैंने उपन्यास लिया और उसको पढ़ा, और पढ़ने के बाद मैं अगले दिन उनके पास दौड़ता हुआ। मैंने उनसे पूछा, बोले हाँ क्या बता रहे, आइए ना। मैंने कहा है ये आपसे किसने कहा? बोले अरे कहा, उनको छोड़िए ना, आप किसने कहा, आपने पहले। मैंने कहा जी मैं तो इस पर एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये कि जिस आदमी ने ये कहा कि ये मेरा उपन्यास मोहन राकेश के उपन्यास पर आधारित है, उसने ना मोहन राकेश का उपन्यास पढ़ा है ना मेरा उपन्यास। अब जो प्रकाशक था वो मेरा मुंह देखे और हंसे। उसने कहा आपको पता है किसने कहा, आप कल्पना कर सकते हैं? मैंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कह दिया है। उन्होंने अपने दराज खोली और उसमें से वो रिकमेंडेशन का लेटर मेरे सामने कर दिया। मैंने वो पढ़ा, वो राजेंद्र यादव का लिखा हुआ था। अब राजेंद्र यादव से बहुत हम लोग नज़दीक थे, प्रेमी थे, तो जो कोई हुआ होगा। खैर, तो मैंने कहा, बोले अभी भी आप ये कह रहे हैं? मैंने कहा बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ, मैं अपनी बात पे रखा हूँ, मैं कोई एक्सेप्शन। तो इस पर उसके बाद राजेंद्र जी ने मुझको एक पत्र लिखा है, वो एक अलग बात है, पर उन्होंने अपनी तरह से बात कही, लेकिन जाके रोज का ज़्यादा वो विवाद नहीं हुआ। हंस का संपादक। हाँ जी, हाँ, हंस के संपादक है, बड़े भारी लेखक हैं हिंदी के, बड़े उनका तो उनके साथ ये बात हुआ। ठीक। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अलंकार पंकज जी साहब। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय अलर्ट भारत न्यूज़ चैनल को दिया। धन्यवाद। मैं पत्रकार नहीं पर लेखक पहले हूँ। साहित्यकार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।